100. दोस्तों, अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा सामने आया है। एक ऐसा खुलासा जिसने न सिर्फ हादसे की सच्चाई उजागर की है, बल्कि उन सवालों का भी जवाब दे दिया है जो उस दिन से हर किसी के जहन में घूम रहे थे। जिस हादसे ने एक पल में कई जिंदगियों को खत्म कर दिया, जिस प्लेन की उड़ान को एक आम सफर समझा जा रहा था, वो अचानक से मातम में कैसे बदल गई? किसने की थी वो गलती? कहां चूका सिस्टम, या फिर कुछ और था जिसकी अब तक परछाई भी किसी को नहीं दिखाई दी? कई रिपोर्ट्स आईं, कई अफवाहें उड़ती रहीं, लेकिन असली वजह को लेकर अब तक बस एक सन्नाटा था। और अब जांच रिपोर्ट सामने आई है तो पूरा मामला ही कुछ और निकलकर सामने आया। तकनीक की चूक थी या सिस्टम की लापरवाही, मानव की भूल थी या मशीन का धोखा? क्यों अचानक हवा में सब कुछ बंद हो गया, और क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? इन सारे सवालों के जवाब अब मिलने लगे हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं इस भयानक हादसे की वो असली वजह जो शायद अब तक आप सोच भी नहीं पाए थे। तो चलिए जानते हैं क्या था उस प्लेन क्रैश के पीछे का असली सच। दोस्तों, 2025 की जून की वो तपती हुई दोपहर थी जब अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हलचल अपने चरम पर थी। एयर इंडिया की फ्लाइट 171 जो कि अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए रवाना होने वाली थी, उसमें हर तरह के लोग सवार थे। कोई एक नई जिंदगी की तलाश में विदेश जा रहा था, तो कोई बस कुछ दिनों के लिए घूमने और सुकून पाने की उम्मीद में टिकट लेकर फ्लाइट में चढ़ा था। फ्लाइट के टेक ऑफ से पहले की तैयारियां बिल्कुल रोज की तरह सामान्य लग रही थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह सफर किसी के लिए मंजिल बनकर रहेगा और किसी के लिए आखिरी सांसों की गवाही बन जाएगा। वो छात्र जिसका नाम शिवांश था, अपने आइलेट्स के रिजल्ट्स के बाद पहली बार भारत से बाहर जा रहा था। उसकी मां ने उसे लंच पैक करके दिया और कहा था, बेटा लंदन में बहुत ठंड होती है, जैकेट्स पहनकर उतरना। शिवांश ने हंसते हुए बोला, मां वहां एयरपोर्ट से ही टैक्सी ले लूंगा, चिंता मत करो, मैं ठीक से पहुंच जाऊंगा। और मां की आंखों में वही खुशी और डर साथ साथ दिख रहा था। उस फ्लाइट में एक गुजराती व्यापारी परिवार भी था जो अपने बेटे की ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए यूके जा रहा था। दादा दादी, बेटे, बहू और पोता, कुल 5 लोग थे। वो पहली बार प्लेन में बैठे थे और एयरपोर्ट पर फोटो खिंचवाते हुए बोले थे कि देखो, हम अब वर्ल्ड ट्रैवल बन गए हैं। एक बुजुर्ग महिला थी जिसका नाम था श्रीमती लीला ठक्कर, जो अपने बेटे के पास लंदन जा रही थी। उनका बेटा कई सालों से इंग्लैंड में काम कर रहा था और अब मां को हमेशा के लिए अपने पास बुला रहा था। लीला जी के पास सिर्फ एक छोटा सा हैंडबैग था और उसमें उनके भगवान की छोटी सी मूर्ति और एक थैली में तुलसी के पत्ते थे। वो कहती थी कि अब तो मेरी जिंदगी का अंतिम पड़ाव है बेटा, मैं आ रही हूँ, आखिरी सांस तेरे साथ तेरी गोद में लूंगी। कैप्टन सुप्रीत सबरवाल 56 साल के अनुभवी पायलट थे, जिन्हें उड़ान के प्रति न केवल जुनून था बल्कि एक गहरी जिम्मेदारी का एहसास भी था। उन्होंने अपने लंबे करियर में 15,000 से ज्यादा घंटे की उड़ानें सफलतापूर्वक पूरी की थीं और ड्रीम लाइनर जैसे बड़े और मॉडर्न विमान को न सिर्फ उड़ाया बल्कि उससे जुड़ी हर तकनीकी पहलू को बारीकी से समझा भी था। वो हर उड़ान को एक मिशन की तरह लेते थे और उनके काम के प्रति उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। लेकिन उस दिन जब वो कॉकपिट में एंटर हुए तो माहौल कुछ अलग सा था। आमतौर पर वो मुस्कुराते हुए क्रू से मिलते थे, मजाक करते थे और एक पॉजिटिव एनर्जी से माहौल भर देते थे। लेकिन उस दिन उनकी आंखों में एक अलग सी शांति थी। उनका चेहरा भी पूरी तरह से शांत था, लेकिन क्रू मेंबर्स के मुताबिक वो नॉर्मल से थोड़ा अलग मूड में थे। दरअसल कुछ दिन पहले उनकी मां की तबीयत काफी बिगड़ गई थी और वो अस्पताल में भर्ती थी। इस वजह से कैप्टन मानसिक रूप से थोड़ा दबाव में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दी, क्योंकि वो मानते थे कि एक पायलट के लिए ड्यूटी पर रहते हुए निजी भावनाओं को अलग रखना जरूरी होता है। उस दिन उनके साथ को पायलट के तौर पर क्लाइव कुंडर थे, जो कि सिर्फ 32 साल के थे, लेकिन उन्होंने बहुत कम समय में उड़ान की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। वो बेहद शांत स्वभाव के थे, हर प्रोसेस को गंभीरता से लेते थे और प्रॉब्लम के टाइम में भी फोकस बनाए रखते थे। टेक ऑफ से पहले दोनों पायलटों ने मिलकर हर एक चेकलिस्ट को सावधानी से क्रॉस चेक किया। विमान की सभी तकनीकी जांचें पूरी की गईं। क्रू मेंबर्स ने यात्रियों को सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दिए और प्लेन को उड़ान के लिए तैयार किया गया। मौसम विभाग की रिपोर्ट साफ थी कि हाँ ठीक है, सब कुछ सही है। आसमान बिल्कुल खुला था, गर्मी जरूर थी लेकिन किसी भी तरह की कोई तूफानी चेतावनी नहीं थी। यानी कि उड़ान के लिए जो परिस्थितियां होनी चाहिए वो बिल्कुल वही थी, अनुकूल परिस्थितियां थी। फ्लाइट टेक ऑफ से पहले विमान को रनवे की ओर ले जाया गया और विमान के भीतर एयर होस्टेस बेल्ट पहनने और नियम को बताने में व्यस्त थी, जैसा कि आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा। दोपहर के 1:37 हुए। कैप्टन सुप्रीत ने रनवे से टेक ऑफ की अनुमति मांगी। कंट्रोल टावर से ग्रीन सिग्नल मिला। फ्लाइट 171 ने रनवे पर दौड़ना शुरू किया। तेज आवाज और थरथराहट के बीच विमान हवा में उठने लगा।
पायलट्स ने नॉर्मल ऊंचाई पर पहुंचते ही लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट किया, लेकिन तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ जो ना तो पहले कभी हुआ था और ना ही किसी मैनुअल में दर्ज था। टेक ऑफ के महज 5 सेकंड के भीतर दोनों इंजन एक के बाद एक बंद हो गए। पायलट्स को कुछ समझ नहीं आया। कैप्टन ने घबराते हुए कहा, व्हाट द हेल हैपेंड क्लाइव? क्लाइव ने इमरजेंसी प्रोटोकॉल चालू किया, लेकिन दोनों इंजन पूरी तरह से बंद हो चुके थे। कुछ ही पलों में विमान एक ग्लाइडिंग मोड में चला गया, यानी कि अब वो बस एक भारी भरकम लोहे की बॉडी बन चुका था जो बिना इंजन के हवा में बस बह रहा था। विमान ने कंट्रोल टावर से संपर्क किया और 3 बार कहा, मेडे मेडे मेडे, एयर इंडिया 171 इन ट्रबल। विमान तेजी से ऊंचाई खो रहा था और एयरपोर्ट से करीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक घनी आबादी वाला इलाका था, जिसमें एक मेडिकल कॉलेज और उसका स्टूडेंट हॉस्टल था। कैप्टन और को पायलट ने आखिरी कोशिश की विमान को किसी खुले मैदान या सड़क पर ले जाकर उतारें, लेकिन पास का एरिया पूरी तरह से इमारतों से भरा हुआ था और केवल 15 सेकंड्स बचे थे। स्टूडेंट हॉस्टल की 3री मंजिल पर कुछ छात्र मेस में खाना खा रहे थे। किसी को समझ नहीं आया था कि आसमान से इतनी तेज आवाज क्यों आ रही है, लेकिन जब उन्होंने ऊपर देखा तो एक काली छाया उनकी तरफ बढ़ रही थी। किसी को भी भागने का समय नहीं मिला और 1:38 पर एयर इंडिया की फ्लाइट 171 हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराई और पूरा इलाका धमाके से कांप गया। जहरीला धुआं, आग की लपटें और एक भयानक चीख, सब कुछ एक साथ हुआ। हॉस्टल के सामने से गुजरते एक चाय वाले ने बताया कि पहले तो लगा कि भूकंप आ गया, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसे लगा कि कोई बड़ा ट्रक ऊपर से गिरा हो। फिर आग की लपटों ने सब कुछ ढक लिया। आसपास के लोग चिल्लाते हुए भागने लगे। किसी ने दमकल को कॉल किया, किसी ने एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन दमकल की गाड़ियां और एम्बुलेंस वहां पहुंचने में करीबन 12 मिनट लगे। लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। पूरे हॉस्टल में आग फैल चुकी थी। विमान के टुकड़े दूर दूर तक बिखर चुके थे। वो विमान जिसमें 242 लोग सवार थे अब सिर्फ धुएं की परछाई बन चुका था, और वो हॉस्टल जिसमें 80 छात्र थे उसकी छत पूरी तरह से ढह चुकी थी। इस हादसे के ठीक बाद सिर्फ एक सवाल हर जगह था, ये हो कैसे गया? एक ऐसा प्लेन जो पूरी तरह से ठीक था, मौसम सही था, पायलट अनुभवी थे, फिर ये सब आखिरकार हुआ क्यों? क्लाइव कुंदर की रिकॉर्डिंग से सिर्फ एक लाइन मिली, व्हाई डिड यू कट ऑफ? और फिर दूसरी आवाज आई, आई डिड नॉट। लेकिन उन आवाजों का कोई मतलब समझ नहीं पाया। और फिर इस हादसे की जो सबसे खौफनाक बात थी वो धीरे धीरे सामने आने लगी कि टेक ऑफ के केवल 28 सेकंड बाद, जब प्लेन सबसे ज्यादा नाजुक स्थिति में होता है, तभी उसके दोनों इंजन बंद हो जाना ये कोई सामान्य बात नहीं थी। उस 28 सेकंड के खत्म होते ही धुएं की चादर ने पूरे इलाके को ढक लिया, और जो अगले पलों में हुआ वो किसी त्रासदी से कम नहीं था। जिस हॉस्टल की 3री मंजिल पर खाना खाते छात्र अपने कमरे में बैठे थे, वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही नीचे से चीख पुकार उठी, जोरदार धमाका और पत्थर गिरने की आवाज से हॉस्टल की दीवारों में दरार पड़ गई। बाहर गार्डन में खेल रहे कुछ बच्चे दौड़कर भागे तो वहीं कुछ नीचे गिर गए, और वहीं मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां और हॉस्पिटल से आई एम्बुलेंस को बुलाया। धक्का मुक्की के बीच घायल स्टूडेंट्स और आसपास के लोगों को निकालने के लिए पुलिस ने तुरंत इलाके को सील कर दिया और हवाई ड्रोन से रिकवरी ऑपरेशन का जायजा लिया गया। खून से सना रेनकोट दूर हटाए गए, जले हुए मलबे में फंसे शरीरों को बाहर निकाला गया। रेस्क्यू टीम के जवानों ने बताया कि गिरने के बाद पहले 3 मिनट में ही 19 बाहरी लोगों की मौत हो चुकी थी, जिनमें हॉस्टल के 12 छात्र और आसपास के गांव के 7 मजदूर शामिल थे। डॉक्टरों ने प्रोस्थेटिक रूम में ले जाकर प्राथमिक जांच की, लेकिन कुछ रास नहीं आया, इसीलिए सीधा ऑटोप्सी के लिए रेफर कर दिया गया। बड़ी मुश्किल से एक यात्री को जख्मी हालत में निकाला गया। 40 वर्षीय ब्रिटिश भारतीय विश्वास कुमार रमेश, जिसे लोगों ने बाद में एक चमत्कार की तरह बताया, क्योंकि उनके शरीर पर सिर्फ घाव थे, कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। विश्वास कुमार को एयर एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी कहानी पूरी दुनिया की जुबान बन गई। विश्वास कुमार ने पुलिस और मीडिया को बताया कि टेक ऑफ के तुरंत बाद ही इंजन बंद हो गए, लेकिन उसको किसी संकेत की भनक तक नहीं लगी कि आखिरकार ये हुआ कैसे। जब उसने देखा कि विमान जमीन की ओर झुक रहा है तो उसने सीट बेल्ट कस ली और घुटनों के बल झुक गया था। तभी जोरदार आवाज के साथ प्लेन टूट टूट कर गिरा। उसने बोला कि उसकी नजरें बस हॉस्टल की छत पर टिकी हुई थीं और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। पूरे भारत में मातम छा गया। न्यूज चैनल रात भर टेलीकास्ट पर इसके अपडेट्स दे रहे थे। न्यूज रूम में एंकरों ने हेडलाइंस चलाई कि कितनी जानें गईं, कितने बचे और क्या कारण रहा। यह हादसा सोशल मीडिया पर #Flight 171 crashes ट्रेंड कर रहा था। लोग सवाल उठा रहे थे कि कैसे 2 इंजन अचानक से बंद हो सकते हैं।
लंदन में भी खबरें चल रही थी। एयर इंडिया के लंदन ऑफिस के बाहर मीडिया लॉकर हाजिर थे, वीडियो कॉल पर समझा रहे थे कि लाइन उधर से कट गई थी तो रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ब्रिटिश प्रसारण कंपनी ने विमान में सवार भारतीयों के परिवार वालों से बातचीत की। मलबे से निकले शवों को पहचान करना आसान नहीं था। हॉस्टल के कमरों की तस्वीरें पुलिस लेकर आई, जिसमें फर्नीचर के टुकड़े झाड़ियों में लटके हुए थे। कुछ बेडरूम पूरी तरह से सत्यानाश हो चुके थे, किसी का पैर कट चुका था, किसी का हाथ कट चुका था। डीएनए टेस्ट के लिए जेनेरिक ब्लड सैंपल जमा किए गए और पूरे मामले को 4 चार्ट में बांटकर रखा गया। एयर इंडिया ने जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई तो सीईओ कैमरे के सामने आए। उन्होंने कहा कि वो दुखी हैं और पूरे ऑपरेशन में सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ की सहायता राशि देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आकर पूरा सच बताएगी। उन्होंने दोहराया कि जहाज में कोई मेंटेनेंस इशू नहीं था। पायलट कैप्टन सुप्रीत के परिवार ने भी बयान जारी किया। उनकी पत्नी ने कहा कि उनके पति हमेशा से कानून का पालन करते आए हैं। उनके पास कोई वजह नहीं थी कि वो ऐसा कुछ कदम उठाएं। उनकी पहली फ्लाइट के दौरान उनकी मां की तबीयत खराब थी, लेकिन वो प्रोफेशनल होते हुए भी घर वालों से फोन पर बात कर रहे थे। इमरजेंसी डायरेक्टर ने कहा कि शुरुआती जांच में ये पता चला है कि टेक ऑफ के 5 सेकंड के बाद ही प्लेन के दोनों इंजन बंद हो गए थे। उन्होंने जो तस्वीर जारी की उनमें एक लेवलर स्विच दिख रहा था जो फ्यूल कट ऑफ की स्थिति में था। उन्होंने बताया कि वो आमतौर पर लॉक पोजीशन में रहते हैं, लेकिन उस दिन वो अचानक से ऑफ हो गए थे। अब लोगों ने इस पर सवाल उठाए और पूछा कि क्या इसमें पायलट की गलती थी? क्या चेकलिस्ट सही तरीके से भरी गई थी? क्या बोइंग के डिजाइन में कोई समस्या थी? सोशल मीडिया पर पायलट्स को कोसने वालों की कमी नहीं थी। एयर इंडिया के खिलाफ रिट याचिका तक दायर हो गई थी और लोग बोल रहे थे कि जब तक सच सामने नहीं आएगा तब तक शांति नहीं होगी। मीडिया में, प्रिंट टीवी और ऑनलाइन तीनों जगह बस यही चल रहा था कि आखिरकार इंजन बंद हुआ तो हुआ कैसे? ये हादसा मानव भूल था या तकनीकी फेल्योर? ये सारे के सारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से पूछे जा रहे थे। एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने यात्रियों के पास इमिग्रेशन स्टैंप सभी कुछ चेक किया। हॉस्पिटल के डॉक्टर डीएनए रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। वो रात कई सवालों के साथ शुरू हुई थी और अगली सुबह भी वो सवाल एक सवाल ही बने रहे। कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन एयर इंडिया फ्लाइट 171 का दर्द पूरे देश में ताजा था। हादसे के बाद हर किसी की निगाहें 2 चीजों पर टिकी हुई थी। पहला, ब्लैक बॉक्स, और दूसरा, उस एकमात्र बचे हुए यात्री की गवाही जो पहले ही सामने आ चुकी थी। लेकिन ब्लैक बॉक्स यानी कि एफडीआर और सीवीआर अब खुलकर बोलने वाले थे, और जो उन्होंने बताया वो किसी को भी झकझोर कर रख देने वाला था। जैसे ही जांचकर्ताओं ने फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को रिकवर किया, सबसे पहले उसकी डिकोडिंग शुरू की गई और फिर जो आवाजें उस आखिरी मिनट में रिकॉर्ड हुई वो सामने आई। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। टेक ऑफ की तैयारी हो रही थी और फिर रनवे पर लाइनअप और फिर टेक ऑफ, और फिर जैसे ही फ्लाइट उठती है अचानक से एक अजीब सी आवाज आती है और उसके कुछ ही सेकंड्स के बाद वो लाइन सुनाई देती है जो सोशल मीडिया पर हर जगह वायरल हो गई। Why did you cut off? I didn't. जांचकर्ताओं के मुताबिक ये बातचीत को पायलट क्लाइव कुंडर और कैप्टन सुप्रीत सबरवाल के बीच की थी, और ये वो लम्हा था जब एक इंजन बंद हो चुका था और क्लाइव पूछता है कि क्या आपने इंजन का फ्यूल कट ऑफ किया है, और कैप्टन जवाब देता है कि मैंने नहीं किया। यहां से शक की सुई घूमती है उस स्विच पर जो फ्यूल कट ऑफ करता है, यानी इंजन तक जाने वाले ईंधन को रोकता है, और ये स्विच अगर गलती से भी नीचे हो जाए तो इंजन तो फौरन बंद हो सकता है। और इसी को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे कि क्या वो स्विच गलती से दब गया या किसी तकनीकी खामी से खुद ब खुद बंद हो गया। और इसी कड़ी में सामने आता है FAA की एक पुरानी एडवाइजरी जो कि 2018 में जारी की गई थी। देखिए, इस एडवाइजरी में साफ तौर पर कहा गया था कि बोइंग 737 के कुछ खास वेरिएंट्स में एक फ्यूल कट ऑफ स्विच बेहद संवेदनशील है और कुछ मामलों में हल्के टच से भी एक्टिवेट हो सकता है। FAA ने कहा था कि एयरलाइंस को अतिरिक्त सुरक्षा कवर लगाना चाहिए ताकि फ्लाइट के दौरान इस स्विच तक गलती से भी कोई हाथ ना पहुंचे। अब सवाल यह है कि क्या एयर इंडिया ने इस एडवाइजरी को फॉलो किया था? क्या उन्होंने इस स्विच पर अतिरिक्त सेफ्टी लॉक लगाया था या फिर नहीं? और जांच में पता चला कि एयर इंडिया को FAA की एडवाइजरी भेजी गई थी, लेकिन एयरलाइन ने इस पर कोई भी अपडेट नहीं किया। अब यहां से एक और गंभीर सवाल उठा, और वो था कि बोइंग कंपनी की भूमिका। क्या ये डिजाइन का दोष था? क्या ये वही टेक्निकल डिफेक्ट्स है जो पहले भी नोट किया जा चुका था और जिसे ठीक किया ही नहीं गया? जांच एजेंसी DGCA ने बोइंग को नोटिस भेजा और बोइंग ने जवाब में कहा कि प्लेन की मेंटेनेंस और सेफ्टी चेक की जिम्मेदारी ऑपरेटर यानी कि एयर इंडिया की होती है। अब कहानी यहां से उस दर्दनाक मोड़ पर जाती है
जहां पायलट सुप्रीत सबरवाल के मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा शुरू होती है। जानकारी मिली है कि हादसे से कुछ दिन पहले उनकी मां आईसीयू में भर्ती थी और उनका मानसिक संतुलन थोड़ा सा डिस्टर्ब था। हालांकि उन्होंने फ्लाइट के लिए खुद को फिट प्रूफ किया था। को पायलट क्लाइव कुंडर ने सीवीआर में कुछ ऐसे शब्द भी कहे जो संकेत देते हैं कि टेक ऑफ से कुछ देर पहले उनका आपसी बातचीत में हल्का मतभेद हुआ था। एक रिकॉर्डिंग में क्लाइव कहता है, आई टोल्ड यू शुड वेट, यानी कि मैंने कहा था कि हमें इंतजार करना चाहिए। हालांकि ये वाक्य किस संदर्भ में कहा गया ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया। एविएशन एक्सपर्ट्स ने इस हादसे को लेकर कहा कि सिर्फ पायलट की गलती नहीं है बल्कि एक सिस्टम फेलियर है ये, जहां एफएए की चेतावनी को अनदेखा किया गया। एयरलाइन ने पुरानी मेंटेनेंस रिपोर्ट को अपडेट नहीं किया और उस पायलट को ड्यूटी पर भेजा गया जो मानसिक रूप से तनाव में था, और ये 3 सबसे बड़ी गलतियां हैं। इस हादसे की गंभीरता को देखते हुए विदेशों में भी हलचल शुरू हो गई। लुफ्थांसा और सिंगापुर एयरलाइंस जैसे बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों ने अपने बेड़े में मौजूद उसी मॉडल के विमान की इमरजेंसी जांच शुरू की। सिंगापुर एयरलाइन ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि हम अपने पायलट्स को उस स्विच की अतिरिक्त ट्रेनिंग दे रहे हैं जिससे कि ऐसे हादसे दोबारा से ना हो। और भारत में सोशल मीडिया पर लोग भड़क गए थे। ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर #flight171 जस्टिस ट्रेंड करने लगा। लोग कह रहे थे कि क्या 275 मौतें सिर्फ एक स्विच की वजह से हुई हैं? क्या ये एक छोटी सी मेंटेनेंस अपडेट इतनी बड़ी ट्रेजेडी को रोक सकती थी? कई पूर्व पायलट्स ने भी वीडियो में बोला कि अगर वो स्विच अनसेफ है तो उसे ऐसे डिजाइन में डाला ही क्यों गया, लिया ही क्यों गया। अब लोगों का गुस्सा एयर इंडिया से लेकर डीजीसीए और यहां तक कि बोइंग तक फैल गया। ये गुस्सा तब और बढ़ा जब एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें एक टेक्नीशियन हादसे से 1 महीने पहले इसी विमान के फ्यूल लाइन में फ्लक्चुएशन की बात करता है और कहता है कि उसे ठीक कराने की रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी गई थी लेकिन जवाब नहीं आया और अब सारी कहानी उस बिंदु पर आकर टिक गई थी। क्या ये हादसा था या फिर एक ऐसी लापरवाही जिसका अंजाम 275 परिवारों को जीवन भर झेलना पड़ेगा? अब इसके बाद AAIB यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की प्राथमिक रिपोर्ट आ गई है, यानी कि पहली रिपोर्ट आ गई है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ गई है। तो उस रिपोर्ट ने पूरी कहानी को ही पलट दिया। देश भर के न्यूज रूम में टीवी स्क्रीन पर सिर्फ यही हेडलाइन चमक रही थी कि हादसे की वजह आखिर क्या थी। क्या पायलट की गलती थी या सिस्टम फेल हुआ या फिर कोई और तकनीकी मिस्टेक। लेकिन इस रिपोर्ट में जो चौंकाने वाली बात सामने आई वो ये थी कि जांच में किसी भी तरह की मेंटेनेंस से जुड़ी लापरवाही नहीं पाई गई, यानी कि विमान की देख रेख समय पर की गई थी, सभी सिस्टम्स को क्लियरेंस मिला था। लेकिन इसके बावजूद फ्लाइट AI-171 क्रैश हो गई। तो फिर आखिरकार वजह क्या थी? इसी रिपोर्ट के मुताबिक हादसे की असली जड़ थी एक बेहद रेयर इलेक्ट्रिक खराबी जिसने पूरे सिस्टम को धोखा दिया। हुआ यूं कि एक खास सर्किट में पावर फ्लक्चुएशन हुआ और इसी की वजह से एयरक्राफ्ट का ऑटोमेटिक फ्यूल कट ऑफ स्विच ट्रिगर हो गया, यानी कि विमान के दोनों इंजन में फ्यूल की सप्लाई खुद ब खुद बंद हो गई। और पायलट्स को इसका अंदाजा तब तक नहीं हुआ जब तक विमान 9000 फीट से सीधे 2500 फीट तक नहीं गिर चुका था। इस ऑटोमेटिक फ्यूल कट ऑफ की वजह से दोनों इंजन अचानक से बंद हो गए और पायलट ने जिस बटन को बार बार चेक किया वो बटन फॉल्ट को दिखा ही नहीं रहा था, यानी कि पायलट को सिस्टम से सही जानकारी मिल ही नहीं रही थी और इसी वजह से वो इंजन दोबारा स्टार्ट भी नहीं कर पाए। ब्लैक बॉक्स से जो डेटा मिला और सीवीआर की जो रिकॉर्डिंग सामने आई वो यही दर्शाती है कि पायलट्स लगातार कह रहे थे फ्यूल लाइन डेड है और को पायलट जवाब दे रहे थे कि हम रीबूट कर चुके हैं, लेकिन पावर नहीं आ रहा। और आखिर में जो आखिरी वाक्य रिकॉर्ड हुआ वो ये था कि वी आर गोइंग डाउन, और इस इलेक्ट्रिक फेल्योर ने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। अब सवाल एयर इंडिया पर नहीं बल्कि सीधे बोइंग के डिजाइन पर उठने लगे हैं। क्या ऐसे ऑटो स्विच कभी ट्रिगर नहीं होने चाहिए थे? क्या इसमें एक सेफ्टी प्रोटेक्शन लेयर नहीं होनी चाहिए थी ताकि पायलट को कम से कम चेतावनी मिल सके? क्या बोइंग ने इस तरह के मामलों की तैयारी पहले से नहीं की थी? जबकि FAA ने 2018 में एक एडवाइजरी जारी की थी जिसमें इस तरह के सर्किट गड़बड़ी की संभावना का जिक्र था, लेकिन फिर भी एयर इंडिया और बोइंग दोनों ने इस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की, तो बस ये हादसा हुआ। चलिए अब बात करते हैं उन यात्रियों की जो इस हादसे का हिस्सा बने। कई परिवार बर्बाद हो गए, बच्चों के माँ बाप एक साथ नहीं रहे, कोई अकेला बच्चा जो अब अनाथ हो गया, कोई बूढ़ी माँ की लाश लेने उनका जवान बेटा लंदन से भारत आए। अब हर एक परिवार को क्लोजर मिल रहा है। DNA टेस्ट और लाशों के पहचान के बाद अंतिम संस्कार पूरे देश में अलग अलग जगहों पर किए गए। कुछ शव तो इतने बुरी तरह से जल गए थे कि सिर्फ हड्डियों के सहारे पहचान हो सकी। जी हाँ, और इस हादसे के इमोशनल असर को कोई शब्दों में बयान कर ही नहीं सकता। अब सवाल उठाते हैं एयर इंडिया की जिम्मेदारी पर कि क्या यात्रियों की जान की कीमत सिर्फ मुआवजे से तय हो सकती है?
क्या एयर इंडिया को पायलट ट्रेनिंग और विमान सुरक्षा पर और सख्ती नहीं करनी चाहिए? क्या भारत की एविएशन नीति में कोई बड़ा बदलाव जरूरी नहीं है? क्या हमारी उड़ानें अब भी पुराने सिस्टम पर ही चल रही हैं, जहां एक छोटी सी इलेक्ट्रिकल खराबी कई लोगों की जान ले सकता है, पूरे विमान को गिरा सकता है? हादसे के बाद बताया गया कि यहाँ एक मेमोरियल बनाया जाएगा, जहां सभी मृतकों के नाम एक दीवार पर लिखे जाएंगे और यहाँ पर हर साल उनके परिवार एक साथ जमा होंगे और शांति के साथ सभी को श्रद्धांजलि देंगे। लेकिन इन सब के बीच एक शख्स जिसने इस हादसे को खुद झेला और चमत्कारिक रूप से बच निकला, वो है विश्वास कुमार रमेश। अब वो नई जिंदगी जी रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर होंगी या इस बार कुछ बदलेगा? क्या इस हादसे को एक चेतावनी माना जाएगा या बस एक और आंकड़ा? डॉक्यूमेंट्री यहीं पर खत्म होती है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या अगली सारी उड़ान सुरक्षित होंगी? क्या अगली टेक ऑफ से पहले सब कुछ दुरुस्त होगा? इस सवाल का जवाब अब भी अधूरा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे एक जरूरी सवाल पूछना चाहेंगे। आपको क्या लगता है, अहमदाबाद में हुआ ये प्लेन क्रैश कोई तकनीकी खराबी थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी लापरवाही या साजिश छुपी हो सकती है? क्या इसमें पायलट की गलती थी या एयर ट्रैफिक कंट्रोल की या फिर किसी और की लापरवाही ने ये बड़ा हादसा करा दिया? इस पर आपकी क्या राय नीचे कमेंट सेक्शन में खुलकर जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी सोच हमारे लिए बेहद अहम है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही हर नए खुलासे और खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। अगली वीडियो में एक और चौंकाने वाले खुलासे के साथ मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।